আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। अजरबैजान में यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित 29वें वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पत्रकार डॉक्टर विश्वेंदु भट्टाचार्य भाग ले रहे हैं। 2 सप्ताह का सम्मेलन 11 नवंबर को बाकू में शुरू होगा। यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका समेत 200 देश शामिल होंगे। इस वर्ष की चर्चा का विषय क्लाइमेट चेंज कार्रवाई को लागू करने के लिए फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। डॉक्टर भट्टाचार्य इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। सम्मेलन की प्रेस प्रेजेंटेशन के अलावा डॉक्टर विश्वेंदु भट्टाचार्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए मीडिया की साझेदारी पर चर्चा में भाग लेंगे। ये पहली बार है जब त्रिपुरा के किसी पत्रकार को विदेश में समाचार एकत्र करने और प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। डॉक्टर विश्वेंदु भट्टाचार्य क्लाइमेट समिट के बाद सेंट्रल एशिया के विभिन्न देशों में पर्यावरण की रक्षा के लिए की गई प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स का निरीक्षण करेंगे, जो 22 नवंबर तक जारी रहेगा। बारहवीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 15 नवंबर से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तर पूर्व भारत के 200 से अधिक समुदाय की भागीदारी होगी और जुबीन गर्ग, विपुल छेत्री जैसे लोकप्रिय कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सहयोग से आयोजित होने वाला नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल क्षेत्र की सांस्कृतिक, कलात्मक और विशेषज्ञता का विभिन्न मिश्रण प्रस्तुत करेगा। उत्तर पूर्व के विभिन्न समुदाय के औद्योगिक उत्पादों के स्टॉल के अलावा 3 दिवसीय फेस्टिवल में क्षेत्र के विभिन्न फूड आइटम्स के 600 से अधिक स्टॉल होंगे। समय के साथ यह नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटक त्योहार बन गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पर छात्रों के लिए APAAR या स्वचालित स्थायी अकाउंट रजिस्ट्री लागू की है। राज्य के स्कूलों में शनिवार को अभिभावकों के हस्ताक्षर लिए गए, लेकिन यह विचारणीय विषय यह है कि राज्य के सभी छात्रों और अभिभावकों की व्यक्तिगत जानकारी क्या इस मामले में सुरक्षित रह पाएगी। लोगों के एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन मंत्री रतनलाल नाथ के समय से शिक्षा विभाग में गैर सरकारी संस्थानों की निर्भरता के कारण राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता सामान्य हो गई है। विभाग ने एक छात्र एक आईडी कार्ड के नाम से सभी छात्रों और अभिभावकों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने की पहल की है। नतीजतन सूचना विशेषज्ञों को डर है कि शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन का मार्ग प्रस्तुत होगा, चाहे वे पढ़ रहे हैं या नहीं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पर छात्रों के लिए APAAR या ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री लागू की है। शनिवार को राज्य के स्कूलों में अभिभावक बैठक बुलाई गई, जहां सभी अभिभावकों को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी में दावा किया था कि APAAR नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विस्तार है। केंद्र सरकार के अनुसार APAAR का मतलब ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है और यह 12 अंकों का कोड है जिसे भारत में छात्र डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह सरकार के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप लॉन्च किया गया था। APAAR आईडी छात्रों के लिए एक यूनिक और परसिस्टेंट आइडेंटिफायर है जो छात्रों की एकेडमिक अचीवमेंट्स को स्टोर और मैनेज करता है, जिसमें डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, ट्रेनिंग डिटेल्स, को करिकुलर अचीवमेंट, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स शामिल है। APAAR आईडी एक छात्र के आधार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग एजुकेशनल ट्रैकिंग के लिए भी किया जाता है। सरकार ने कहा है कि छात्रों को इसके कई तरीके से फायदे भी होंगे, लेकिन देश भर में तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक गुमराह करने वाला कदम है।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माता पिता और बच्चों को शिक्षा की बुनियादी समस्याओं से उनका ध्यान हटाना है। आलोचकों का कहना है कि APAAR के माध्यम से छात्रों की निगरानी करने के लिए सभी परमिशंस लेने से एजुकेशन फ्रीडम और अभिव्यक्ति की भूमिका पर उनकी विविधता पर खतरा होगा। शिक्षा प्रणाली को वास्तव में बेहतर बनाने के लिए इस डिजिटल सर्वेलेंस की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस सरकार को उनकी राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर विभिन्न विचारों की आवाज़ों की पहचान करने में मदद करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इस व्यापक डेटाबेस को निजी संस्थाओं या विश्वविद्यालयों को बेचा जाएगा ताकि उन निजी संस्थाओं को विभिन्न तरीकों से छात्रों को लुभाने का अवसर मिल सके। एड कंपनीज के पास इस डेटाबेस के माध्यम से छात्रों को गुमराह करने का अवसर भी होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले त्रिपुरा में एक टेक कंपनी शिक्षा दर्पण नाम से शिक्षकों का डेटाबेस बनाकर भाग गई थी। कोई नहीं जानता कि शिक्षकों की इस डेटाबेस का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, वे इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं या किस उद्देश्य से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भयानक बाढ़ को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। इस मामले में राज्य के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि राज्य में लगभग 1,48,000 किसान हैं जिन्हें अब तक किसी प्रकार की केंद्रीय सहायता नहीं मिली है। कुछ किसानों को सहायता के नाम पर केवल 1,000 रुपये मिले हैं। इन सब के बावजूद प्रदेश के कृषि मंत्री रतनलाल नाथ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शिक्षा और बिजली विभागों के बाद रतनलाल नाथ कृषि डिपार्टमेंट में भी फेल हो चुके हैं। में विनाशकारी बाढ़ की स्थिति को लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। राज्य के 8 जिले कृषि और कृषि समस्याओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1,48,379 किसान हैं। राज्य विधानसभा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ फसलों के समय आए बाढ़ से 1,48,379 किसान प्रभावित हुए हैं। इस मामले में 943.59 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। बाढ़ के कारण राज्य में कृषि और बागवानी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कुल 7,929 किसान जैविक फसलों से प्रभावित हुए हैं, जिसका नुकसान 68.80 करोड़ रुपए है। 41,521 किसान रेत, बजरी और गाड़ जमा होने से प्रभावित हुए हैं, जिसका नुकसान 163.78 करोड़ रुपए है। 15,124 किसान भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं, जिसका नुकसान 90.12 करोड़ रुपए है। विभिन्न जलाशयों में मिट्टी और गाड़ भरने से 2,779 किसान प्रभावित हुए हैं, जिसका नुकसान 18.64 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर बाढ़ से कृषि फसलों का नुकसान 1,284.93 करोड़ रुपए लगाया जा सकता है। बागबानी फसलों में 45,349 किसान प्रभावित हुए हैं, जिसका नुकसान 712.50 करोड़ रुपए है। जैविक रेत और गाड़ जमा होने से 15,799 बागबानी किसान प्रभावित हुए हैं और भूस्खलन से भी 15,799 किसान प्रभावित हुए हैं, जिसका कुल अनुमान 69.89 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर बागबानी फसलों को 782.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। त्रिपुरा, जिसे लैंडलॉक राज्य के रूप में जाना जाता है, कृषि राज्य के लोगों की आजीविका का मुख्य हिस्सा है। राज्य मंत्री रतनलाल नाथ इस कृषि विभाग के प्रभारी है। रतनलाल नाथ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बिप्लब देब का करीबी होने का दावा कर पूरे विभाग के कामकाज को प्रभावित करने का आरोप है। 2023 के चुनाव के बाद रतनलाल नाथ ने शिक्षा विभाग खो दिया। इसके बजाय उन्हें कृषि और बिजली का प्रभार दिया गया। बिजली विभाग का प्रभार संभालने के बाद सोशल मीडिया पर इमरजेंसी पीरियड में सेवाएं नहीं देने को लेकर आम लोगों से सीधी बहस में शामिल हो सोशल मीडिया कंटेंट से नेटिजन्स को हंसाने का काम कर रहे हैं। राज्य के उपनगर या ग्रामीण इलाकों के अलावा राज्य की राजधानी में बिजली आपूर्ति के लिए आम लोगों की प्रतिक्रिया अज्ञात नहीं है। जबकि नवीनतम बाढ़ ने राज्य में कृषि और किसानों को तबाह कर दिया है। न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि प्रभावित किसानों के लिए राज्य या केंद्र सहायता के सग्रीम विकास भी नहीं किया गया। राज्य में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि किसानों के एक वर्ग को मुआवजे के नाम पर केवल 1,000 रुपए दिए गए हैं। प्रसिद्ध मंत्री रतनलाल नाथ अभी भी सग्रीम स्थिति में चुप बैठे हुए हैं। इस साल फरवरी में मंत्री रतनलाल नाथ ने
जैविक खेती के ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा किया, लेकिन आम आदमी के टैक्स एक्सपेंस की कीमत मंत्री रतनलाल नाथ की यूरोप यात्रा ने भरी। सवाल उठता है कि जब राज्य की ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था विनाशकारी बाढ़ से त्रस्त है, तो ऐसे में मंत्री रतनलाल नाथ इस संबंध में केंद्र सरकार या केंद्रीय कृषि मंत्रालय से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। राज्य के आम लोगों के अनुसार शिक्षा और बिजली के बाद रतनलाल नाथ कृषि विभाग में सुपर फेल मंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लामडिंग बदरपुर सेक्शन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी, जिससे करीब 4 से 5 किलोमीटर रेलवे लाइन प्रभावित हुआ था। नतीजतन राज्य के बाहर से पेट्रोलियम उत्पादों सहित विभिन्न दैनिक आवश्यक वस्तुओं का आयात राज्य में बंद कर दिया गया। क्षेत्र में रेलवे लाइन की मरम्मत के लिए रेलवे प्राधिकरण द्वारा पहले ही सभी उपाय किए जा चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने उम्मीद जताई है कि 13 नवंबर 2024 से इस रेलवे लाइन पर माल परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू करना संभव होगा। वर्तमान में IOCL अधिकारी असम के गुवाहाटी, भेटकुची, लामडिंग और सिलचर डिपो से रोड टैंकर ट्रकों के माध्यम से राज्य में पेट्रोल और डीजल का आयात कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने धर्मनगर में IOCL डिपो सहित राज्य के विभिन्न उपखंडों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के कम स्टॉक के कारण राज्य भर में पेट्रोल की बिक्री में अस्थायी राशनिंग प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। ये पेट्रोल राशनिंग व्यवस्था रविवार से शुरू हो जाएगी। खाद्य, जनसंख्या और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मोटर चालकों से इस संकट की स्थिति में घबराने और अतिरिक्त पेट्रोल खरीदने से परहेज करने का आग्रह किया है। विभाग ने कहा है कि यह राशनिंग प्रणाली राज्य में रेल द्वारा पेट्रोलियम परिवहन सेवाएं फिर से शुरू होने तक प्रभावी रहेगी। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 45 वैकेंसी को भरने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय की घोषणा की है। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इन वैकेंसीज और राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए अन्य निर्णयों की जानकारी दी है। वैकेंसी को भरने के निर्णयों में राज्य गृह विभाग के जेल विभाग में 16 सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट, विभिन्न सरकारी कॉलेजेस में 13 अध्यक्ष और वित्त विभाग में 16 LD क्लर्क की भर्ती शामिल है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल में राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब में 2 जूनियर फॉरेंसिक जूनियर एनालिस्ट की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के तहत त्रिपुरा में डिजिटल और सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बढ़ावा देने का प्रस्ताव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत त्रिपुरा स्टार्टअप पॉलिसी 2024 लाने का प्रस्ताव भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकार किया गया। इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल ने उद्योग और वाणिज्य विभाग के तहत औद्योगिक संपदाओं को TNGCL द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस पर TRD उपकर में कमी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
ऐसा सुनने में आ रहा है कि त्रिपुरा के एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर दे ने अपने पद से जल्द इस्तीफा दे देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवोकेट जनरल ने कानून विभाग से विवाद के चलते इस्तीफा देने का फैसला किया है। त्रिपुरा के एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर दे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और राज्य सरकार के कानून विभाग के साथ विवाद के बाद इस्तीफा देने वाले हैं। अलग अलग हलकों से आ रही इस खबर से प्रदेश में काफी कयासें लगाई जा रही है। एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर दे अगले सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर सोमवार को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। सिद्धार्थ शंकर दे को 29 दिसंबर 2020 को कोविड-19 के कारण पिछले एडवोकेट जनरल अरुण कांति भौमिक की मृत्यु के बाद एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तर त्रिपुरा जिले के रहने वाले सिद्धार्थ शंकर दे अपनी प्रमोशन से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। हाल ही में स्टेट और नेशनल मीडिया में विधायक और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ विवाद की खबरें आ गई। मई 2023 में एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर दे ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के परिसर में एडवोकेट जनरल का अपमान करने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ त्रिपुरा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच राज्य सरकार ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक सीनियर काउंसिल को अगला एडवोकेट जनरल चुना है। प्रशासन के अनुसार अगले सप्ताह इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला में कर्नल चौमुनी के पास खड़ी एक गाड़ी में आग लग गई। आग गाड़ी के बगल में एक दुकान तक जा पहुंची। खबर मिलने पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग में करीब 2.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अगरतला में कर्नल चौमुनी जैसी व्यस्तम और घनी आबादी वाले इलाके में शनिवार दोपहर अवैध रूप से पार्क किए गए एक वाहन में आग लग गई, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोग और दमकल विभाग ने आग पे काबू पा लिया। हालांकि आग कार के बगल में लगी एक दुकान में भी फैल गई और दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान के मालिक दीपक चक्रवर्ती के बेटे ने बताया कि करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। গাড়িটি আছে না সম্পূর্ণ যে কোনো দোকানের সামনে রেখে দিব, যে কোনো দোকানের সামনে কোনো পার্কিং জোন নাই, দোকানের সামনে রেখে দিব, দোকান খোলা থাকলেও রেখে দিব, না থাকলেও রেখে দিব। শূন্য সে রাইছি আগুনের মধ্যে জাপ মারছি। তো এই যে মানুষের যে হয়রানি ট্রাফিক প্রত্যেক হয়রান নাই, হেলদোল নাই, এতে ভূমিকাটা তো ট্রাফিকের দরকার আছে না। এখানে গাড়ি রাখবো কি লিখা, গাড়ি রাখবো একটা সাইডে গেছে, এই সাইডে ওয়ালের আদন আছে, এটাকে বিহান রেখে একটু হাইটটাই তৈরি করছি। ভালো টাকা ভালো দিয়েছি, কারণ আমার মেশিনটা স্টার্ট করে করতে পারি না। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग के प्रयासों से स्थानीय लोग खतरे से बच सके, जब सड़क के किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। সব সময় আমাদের দোকানের সামনে গাড়ি, তারা লোকে কেস কিছু করতে হতো, আমরা টেনশন করতে হতো, তারা যন্ত্রণ গাড়ি যন্ত্রণ আমরা দোকানদারি করতে আমরা দোকানদারি। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों में आग लगने के लिए यातायात विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि आए दिन सड़क के किनारे अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी हो जाती है, लेकिन यातायात विभाग को इस संबंध में कोई हिचक नहीं है। यातायात विभाग की उदासीनता के बारे में केवल एक ही सवाल है कि वह कब जागेंगे। विभाग उदासीन है, यह फायर डिपार्टमेंट के एक ड्यूटी स्टाफ ने स्पष्ट कर दिया, जो कर्नल चौमुनी के पास आया था। आइए सुनते हैं कि वह इस बारे में क्या बोलते हैं। कर्नल चौमुनी যথারীতি আমরা कर्नल चौमुनी এসে পৌঁছানোর পর দাবিটা আমরা রেখেছি এদিকে, আমরা যদি বিদ্যুৎ করতে জমিতে তাহলে আমরা বিদ্যুৎ করতে জমিতে আইলাম বলে যে আমরা একটু উল্টা আইছি। আগে সেটা দেখলাম এখানে একটা গাড়ির ভিতরে আগুন জ্বলতেছে, পাশে একটা দোকান আছে, দোকানটার ভিতরে দেখি ধরে অবস্থা এবং কিছু ক্ষতি হয়েছে, সাটার মাটার কিছু ক্ষতি হয়েছে, এই কি আর কি। আমরা আগরতলা 5-6 থেকে গেছি। यातायात विभाग की लापरवाही और अक्षमता के कारण राजधानी के कर्नल चौमुनी इलाके में स्थानीय लोग बाल बाल बच गए। क्या अब अवैध रूप से पार्किंग और कर्मचारियों की उदासीनता के संबंध में विभाग परेशान होगा या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा और वडोदरा के बीच रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए का मैच ड्रॉ रहा। त्रिपुरा ने वडोदरा के खिलाफ 3 अंक छीनकर पहली पारी में बढ़त हासिल की। उधर ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाले वडोदरा को ड्रॉ के कारण इस मैच से 1 अंक मिला है। त्रिपुरा के अभिजीत सरकार को 2 पारियों में 6 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच वडोदरा एलीट ग्रुप ए की तालिका में 20 अंक लेकर शीर्ष पर रहा। जम्मू कश्मीर 17 अंकों के साथ दूसरे
और मुंबई 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, सर्विसेज 13 अंकों के साथ चौथे और त्रिपुरा 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। इस बीच त्रिपुरा अपना 5वां ग्रुप मैच 13 नवंबर से जम्मू के हॉस्टल ग्राउंड में जम्मू कश्मीर की मजबूत टीम के खिलाफ खेलेगा। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।